आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त की आज की जो क्लास है उसको देखेंगे हम किस क्वेश्चन से शुरू करनी है। लास्ट क्लास को जहां पर भी हमने रोका था उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन जो हमने किया था वो था आपका ये क्वेश्चन। एक देखिए, ये क्वेश्चन आपकी क्लास आपकी स्लाइड में दे रखा है, लेकिन इस सवाल को हम लोगों को यहाँ पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल में कहा गया है एक ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल की रेडियस जो है वो x है, तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। और ये जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक अंतःवृत्त बनाया जाए जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करे, उसकी त्रिज्या x हो, तो इस x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्योंकि आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल के माध्यम से इसको सॉल्व करने की बात मतलब सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिया गया। लेकिन इसके पहले जो आप पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर जो आपने पढ़ा है इसके पहले जो ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा था, ट्रायंगल की थ्योरम्स के बाद जब सवाल आपने लगाए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन को आपने लगाया था। तो एग्जाम में आपसे ये नहीं कहा जाएगा कभी भी कि इस सवाल को वृत्त के माध्यम से लगाइए या त्रिभुज के माध्यम से सॉल्व करिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आपको निकालनी होगी। आप चाहे त्रिभुज का यूज करके इसको सॉल्व करिए, चाहे सर्कल की कॉन्सेप्ट से इसको लगाइए। तो क्योंकि इसको आप ट्रायंगल से लगा चुके हैं तो अब इसको दोबारा ऐसा लगाने की कोई जरूरत है नहीं। कैसे लगाया था मैं एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ। लेकिन आप पिछली क्लासेस में जाएंगे, ट्रायंगल की क्लास में ढूंढेंगे, पहले क्वेश्चन ढूंढिएगा कहाँ पे है, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जाके देख सकते हैं। आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा, मैंने इस क्वेश्चन को लगवाया भी है वहां पे। मैं हिंट दे रहा हूं कि मैंने कैसे इसको सवाल को लगवाया था। जब आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो सर्कल का सेंटर है इस सेंटर से आप ट्रायंगल के वर्टिसेस को यानी कि त्रिभुज के शीर्षों को मिला दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने पर इस पूरे ट्रायंगल को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया। अगर ध्यान दीजिए, पहला ट्रायंगल आपका हो गया ABO 1 नंबर, दूसरा आपका हो गया BOC दूसरा नंबर, और तीसरा आपका हो गया AOC तीसरा नंबर। 3 ट्रायंगल्स हो गए। इन तीनों ट्रायंगल्स को अगर मिला दीजिएगा आपस में तो ये पूरा ट्रायंगल ABC बन जाएगा। ठीक, ये ट्रायंगल ABC 3 हिस्सों में बट गया। ये हमने किया था उसमें। उसके बाद हमने क्या किया था, इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बारी बारी से निकाल लिए थे, एरियाज निकाल लिए थे। तो हर ट्रायंगल के एरिया के लिए आपने फॉर्मूला यूज किया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपने यूज किया था। तो जब आप नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणे आधार का मतलब 6 और गुणे ऊंचाई का मतलब क्या, x। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं, इसमें सवाल में कहा गया है x जो है ये सारे सामने की भुजाओं पर परपेंडिकुलर है। तो जब इस नीचे वाले ट्रायंगल का आप एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू 6 इंटू x आ जाएगा। ऐसे जब इधर वाले का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा इसका 8 और ऊंचाई इसकी भी x। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बना हुआ, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये x हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से ये तीसरा वाला जो लेंगे ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये साइड अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 है दूसरी भुजा 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे तो कर्ण आपका 10 आ जाएगा। और जब कर्ण 10 आ जाएगा तो इधर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 गुणे 10 गुणे x, इसकी ऊंचाई भी x है। बात समझ गए। जो 3 त्रिभुज आपके सामने बने थे उन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपने निकाल लिए, और अगर इन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज को आप जोड़ दीजिए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो इन तीनों का जोड़ मतलब 1/2 गुणे 6 गुणे x प्लस दूसरा 1/2 गुणे 8 गुणे x प्लस 1/2 गुणे 10 गुणे x। अगर इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये तीनों का योग जो होगा वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे
पूरे त्रिभुज का आधार, तो आधार 6 है, और गुणे पूरे ट्रायंगल का लंब ऊंचाई, तो यह है 8। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को जिन 3 ट्रायंगल्स में हमने डिवाइड किया, उन तीनों ट्रायंगल्स के एरियाज हमने निकाल लिए, और तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जब जोड़ेंगे तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये एक इक्वेशन आपके सामने बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, मतलब ये ट्रायंगल में आप लगा चुके हैं, तो इसको इसी तरीके से आप कर लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या कह रहा है इस सवाल में? कहा गया एक वृत्त एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC व CA, AB, BC और CA होगा जब ट्रायंगल ABC है, AB, BC व CA को क्रमशः बिंदु P, Q और R पर अंतः स्पर्श करता है। एक वृत्त त्रिभुज, एक ट्रायंगल ABC है, उस ट्रायंगल ABC के अंदर एक सर्कल बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। वो वृत्त जो है वो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अंदर से स्पर्श करता है, यानी कि अंतः स्पर्श करता है, और स्पर्श बिंदु जो है वो P, Q और R है, ये 3 बिंदु हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिद्ध करना है कि AP प्लस BQ प्लस CR बराबर PB प्लस QC प्लस RA बराबर 1/2 इंटू ट्रायंगल ABC का परिमाप। तो जो चीजें दे रखी हैं उससे जो चीज सिद्ध करनी है, एक्चुअली आपको क्या प्रूव करना है, ये आप तब समझ पाएंगे जब आप फिगर बनाएंगे। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा आप फिगर बना लीजिए पहले, फिर फिगर से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC के अंदर एक वृत्त है, तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल आपका बन गया, इसको इधर रख दीजिए किनारे। अब इस ट्रायंगल के अंदर एक बना लीजिए आप सर्किल, एक वृत्त बना लीजिए। तो एक वृत्त बना लें। इसको उठा के अंदर लेके आइए और ऐसा करिए कि ये स्पर्श करे तीनों भुजाओं को। ये हो गया, स्पर्श कर रहे हैं, ये हमने बना लिया। अब आप जैसा सवाल में नाम कहे जा रहे हैं भाई उस तरीके से आप नाम रख लीजिए। क्या कहा गया है, ट्रायंगल ABC है, तो ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। उसके बाद कहा गया है वृत्त जो है वो AB, BC और CA भुजा को P, Q और R पर स्पर्श करता है। AB को जहां पर स्पर्श करेगा, AB भुजा को जहां पर स्पर्श करेगा वो पॉइंट P होगा। तो AB को यहां पर स्पर्श करता है तो ये आपका हो गया P। BC को Q पर स्पर्श करता है, तो BC को जहां पर स्पर्श करता है वो हो गया Q। और CA को R पर स्पर्श करता है, तो CA को जहां पर स्पर्श करता है ये हो गया पॉइंट R। अब जब फिगर आपके सामने क्लियर हुआ तब आप ये पहचान सकते हैं कि क्या सिद्ध करना। आपको प्रूफ करना, देखिए क्या, AP प्लस BQ प्लस CR, AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू PB प्लस QC प्लस RA इज इक्वल टू PB प्लस QC प्लस RA और बराबर त्रिभुज ABC के परिमाप का आधा। ये आपको सिद्ध करना है। यानी येलो लाइंस का सम इज इक्वल टू रेड लाइंस का सम इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि परिमाप का आधा। ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करने में, परिमाप वगैरह निकालने से पहले इस फिगर को देखकर जो चीजें आपको समझ में आ रही हो उन चीजों को जरा आप क्लियर कर लीजिए।
क्या समझ में आ रही? देखिए देखिए जरा, देखिए पहले मैं आपको फिगर में समझाया दे रहा हूं, उसके बाद में वहां पे लिखूंगा वही चीज, ध्यान दीजिएगा। ए कोई पॉइंट है और ये जो सर्किल है, इस सर्किल पर, इस वृत्त पर बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एपी और एआर। खींची गई कि नहीं खींची गई? किसी बिंदु ए से किसी दिए गए वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी और एआर खींची गई हैं। तो इसका मतलब एपी और एआर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आप जानते हैं वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर अगर दो टेंजेंट लाइंस, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो लंबाई में वो दोनों स्पर्श रेखाएं हमेशा कैसी होती, बराबर होती हैं। तो इसलिए एपी और एआर बराबर होंगे। फिर इसी तरीके से वृत्त के बाहर कोई पॉइंट बी है और बी से दो स्पर्श रेखाएं बीपी और बीक्यू खींची गई हैं, तो इसलिए बीपी और बीक्यू बराबर होंगे। और उसके बाद वृत्त के बाहर एक पॉइंट सी है और सी से सीआर और सीक्यू खींची गई है, इसलिए सीक्यू और सीआर बराबर होंगी। ये बात क्लियर? तो इतनी बात पहले हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त खींचा गया है। छोड़िए, ये नहीं लिखने की जरूरत है कोई, सीधे सॉल्यूशन पे आएंगे। क्या? बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी व एआर खींची गई हैं, इसलिए एपी बराबर एआर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एपी बराबर एआर हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू एआर हो जाएगा, एक समीकरण। अब एक बार आपने लिया, इसी प्रकार बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा और सीक्यू बराबर सीआर हो जाएगा। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार किस प्रकार, जैसे ए से स्पर्श रेखाएं एपी और एआर खींची गई हैं, वैसे बी से बीपी और बीक्यू खींची गई हैं और सी से सीक्यू और सीआर खींची गई, इसलिए ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इसी प्रकार ये दोनों लिख दीजिए ऐसे ही। इसी प्रकार BQ बराबर BP और CR बराबर CQ। BP बराबर BQ लिखिए चाहे BQ बराबर BP लिखिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इस ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में हमें प्रूफ करना है। हमको AP, BQ और CR एक साथ चाहिए, तो इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, सबके लेफ्ट हैंड साइड इस तरीके के हों और राइट हैंड साइड इस तरीके के हों। तो अगर हम BP बराबर BQ या BQ बराबर BP दोनों चीजें लिख सकते हैं, तो लेफ्ट पहली वाली समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड AP है, तो AP के साथ हमको चाहिए BQ, तो दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड BQ बनाइए। BP बराबर BQ की जगह पर BQ बराबर BP लिख दिए, कोई फर्क पड़ना नहीं है। और तीसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बनाइए CR, जब CR बराबर CQ है, CQ बराबर CR कुछ भी लिख सकते हैं, तो CR पहले लिख लीजिए। ठीक, अब तीनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएंगे।
तो LHS है आपका AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू AR प्लस BP और प्लस CQ। थोड़ा सुधार कर लीजिए। AP प्लस BQ प्लस CR, जैसे चाहिए वैसे लिख लीजिए। PB लिखना है तो BP को पहले लिख लीजिए, वो भी PB करके उल्टा करके। उसके बाद QC लिखा हुआ है तो इस CQ को इधर लिख लीजिए और QC कर दीजिए, और इसको आप AR की जगह पर RA कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बराबर इतना आपका सिद्ध हो गया, लेकिन अभी पूरा सिद्ध नहीं हुआ, बराबर में ये भी सिद्ध करना है। तो इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 4 के बाद 1/2 ट्रायंगल ABC का परिमाप निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC का, हम क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट में ट्रायंगल ABC का परिमाप, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। तो 1/2 बना रहा। ट्रायंगल ABC का परिमाप, किसी भी त्रिभुज का जब परिमाप निकालना होता है तो परिमाप का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योगफल। तो त्रिभुज ABC का परिमाप निकालना है तो इसका मतलब 1/2 AB प्लस BC प्लस C है, ऐसा ही तो लिखेंगे। 1/2 बना रहेगा, 1/2 बना रहेगा। AB को देखें क्या लिख सकते हैं आप, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, BC को क्या लिख सकते हैं, BC को BQ प्लस QC, और CA को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस RA लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा 1/2 बना रहेगा। देखिए AP ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस BQ ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस CR ऐसे ही रहने दीजिए। AP, BQ और CR इनको एक जगह लिख लिया हमने। अब ध्यान दीजिएगा PB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BQ, तो PB की जगह क्या लिख सकते हैं, BQ, तो PB की जगह, या पूरा एक साथ कर लीजिए, आप ऐसे करिए, यहां ब्रैकेट लगाइए, इसको बंद करिए, इसमें लिख लीजिए PB प्लस QC प्लस RA। ठीक, इन तीनों को एक साथ कर लिया और बाकी जो बचे 3 उनको एक साथ कर लिया। अब जरा इक्वेशन नंबर 4 को देखिए क्या कह रही है इक्वेशन नंबर 4। ये लिखा रहने दीजिए AP प्लस BQ प्लस CR प्लस, समीकरण 4 कहता है कि PB प्लस QC प्लस RA जो है वो AB प्लस BQ प्लस CR के बराबर है, तो यानी इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। यहाँ PB प्लस QC प्लस RA जो है इसकी जगह पर हम AB प्लस BQ प्लस CR लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या रख दीजिए, AB प्लस BQ प्लस CR, ये रख दिया हमने। इधर का आपका नोट हो गया होगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं। ये देखिए सेम ब्रैकेट हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार हो जाएंगे भाई। AB प्लस BQ प्लस CR एक बार, और AB प्लस BQ प्लस CR दूसरी बार, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, AB है, ये AP है, AB नहीं है। जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा,
1/2 ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप, इसको आप कैलकुलेट कर रहे थे और इसको कैलकुलेट करने में आपको वैल्यू क्या मिली है, 1/2 इंटू ये ब्रैकेट 2 बार 2 इंटू AP प्लस BQ प्लस CR, ये 2 से 2 आपका कट गया, क्या आया AP प्लस BQ प्लस CR। इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 5। समीकरण नंबर 4 कहता है कि AP प्लस BQ प्लस CR PB प्लस QC प्लस RA के बराबर है, और समीकरण नंबर 5 कहता है कि AP प्लस BQ प्लस CR 1/2 ट्रायंगल ABC का परिमाप के बराबर है। तो इसका मतलब समीकरण 4 और 5 को अगर एक साथ मर्ज करें तो ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 व 5 से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि देखिए AP प्लस BQ प्लस CR, समीकरण 4 कहता है कि AP प्लस BQ प्लस CR इसके बराबर है, किसके बराबर, PB प्लस QC प्लस RA के बराबर। और समीकरण नंबर 5 कहता है कि ये AP प्लस BQ प्लस CR इसके बराबर है, तो यानी ये तीनों बराबर है। 1/2 ट्रायंगल ABC का परिमाप, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट, बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अगले सवाल में क्या कहा गया है, संलग्न चित्र में APB वृत्त की बिंदु P पर स्पर्शी है, ठीक है, ये नहीं साफ लिखा हुआ है, ये है आपका P। तो APB एक टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है। PQ एक जीवा है, PQ जीवा हो गई। वृत्तखंड PRQ की माप बताइए। PRQ यानी यहां कहीं R कोई पॉइंट है, तो आपको क्या बताना है, PRQ की वैल्यू बतानी है। ये आपको PRQ की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे, देखिए इस वाले कोण के मान बताना है, तो देखिए कैसे बताएंगे। इस वाले कोण का मान बताने के लिए पहले थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना में देखिए क्या करना है, रचना में आपको ऐसा करना है, ये जो PQ जीवा है, इस जीवा से दूसरी तरफ वाले बड़े वाले वृत्तखंड में एक एंगल बना लीजिए, कहीं पर परिधि पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको मिला दीजिए P और Q से, ठीक। देखिए शुरू कीजिए सॉल्यूशन। दिए गए वृत्त में दीर्घवृत्तखंड में यदि एक कोण T नाम रख लीजिए इसका, TQ बनाया जाए तो बताइए क्या होगा। अगर इस यहां पर एक पॉइंट T लेकर हमने एक एंगल PTQ बना दिया, तो बताइए इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में कोई रिलेशन जानते हैं आप?
आपने एक थ्योरम सिद्ध की है, एक प्रमेय प्रूव की है कि किसी जीवा का किसी स्पर्श रेखा के साथ जो कोण होता है वो कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। एकांतर का मतलब दूसरी तरफ बने जो वृत्तखंड होता है उसमें जो एंगल बनेगा उस एंगल के बराबर होगा। यानी जीवा PQ और स्पर्श रेखा APB के बीच का एंगल जो होगा वो जीवा PQ द्वारा दूसरी तरफ वाले वृत्तखंड यानी कि दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण PTQ के बराबर होगा। यानी जो प्रमेय है वो ये कहती है कि एंगल PTQ जो होगा वो एंगल BPQ के बराबर होगा। ठीक, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में जानते हैं कि एंगल PTQ जो आपने बनाया है वो एंगल BPQ के बराबर होगा। और ये कितना है? दिस इंप्लाइज एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई? यहां पे मेंशन भी कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। ऐसे मेंशन भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो PTQ की वैल्यू 70 डिग्री आ गई, ये हमको मिल गई 70 डिग्री। अब एक और काम करिए आप, अब आप क्या करिए, PRQ को मिला दीजिए। जब PRQ को मिलाएंगे तो PRQT ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जानते होंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो PRQ को अगर आप मिलाएंगे तो PRQT ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एंगल T और एंगल R का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। उनमें से एक हमको पता है, दूसरा हमको पता चल जाएगा। बस यही है सॉल्यूशन में। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज PRQT एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। एंगल PTQ प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर देखिए। PTQ की वैल्यू आपको मालूम है 70 डिग्री, तो PTQ की जगह पे हम क्या रख देंगे 70 और प्लस एंगल PRQ ऐसे ही रहा और इज इक्वल टू 180। PRQ की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -180 माइनस 70। इसमें से कितना चला गया 110 डिग्री। PRQ की वैल्यू ही आपको निकालनी थी जो कि आ गई 110 डिग्री। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर अगला सवाल देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ACB 48 डिग्री, ये 48 दे रखा है, आपको क्या निकालना है, TAB निकालना है। TAB यानी ये वाला कोण निकालना है और ADB निकालना है। ADB का मतलब ये वाला कोण निकालना है। तो ये वही सेम क्वेश्चन है। ये देखिए ओरल क्वेश्चन है, इसको मैं बता दे रहा हूं, फिर आप लिख, जैसे मैंने पिछला लिखवाया वैसे ही लिखिएगा। ACB आपका 40, ये 48 है तो ये वाला निकालना है, तो ये भी तो 48 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए AB क्या है, जीवा, और ये है स्पर्श रेखा। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण इस जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो जितना ये है उतना ही ये होगा, तो ये 48 है तो ये भी 48 हो जाएगा, एक आंसर। तो ये आपका कितना हो गया, TAB तो हो गया 48 डिग्री। दूसरा ADB, ADB अभी आपने निकाला,
ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग 180 होगा, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। ये हमको निकालना है तो 180 में से 48 घटा दीजिए, जैसे भी पिछला किया था। ये आंसर आ जाएगा। तो 180 में से 48 घटाएंगे कितना बचेगा? 40 घटाएंगे तो 40 बचेगा, 8 और घटा दीजिए तो 32 बचेगा, तो 132 डिग्री आ जाएगा। तो ये ओरल क्वेश्चंस हैं, इसको लगाइएगा अपने आप, मतलब लिखिएगा। आंसर तो मैंने बता ही दिया निकाल के। अगला क्वेश्चन का आ गया, संलग्न चित्र में केंद्र का एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र का एक वृत्त है, ऐसे होगा। ओ केंद्र का एक वृत्त है, इस वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं पी और पीबी हैं। तो आपको एंगल एपीबी 50 डिग्री दे रखा है, तो एंगल एओबी का मान बताना है। तो जब एंगल एओबी का मान बताना, तो ये भी बड़ा आसान है, ओरल क्वेश्चन ये भी, इसको भी आप लगा लीजिए। बताइए फटाफट, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? ये तो बहुत सबसे आसान सवाल है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, चलिए अच्छा लगा ही देते हैं। जो बता रहा हूं वो लिख के सॉल्व भी किए दे रहा हूं। देखिए, क्योंकि पीए और पीबी स्पर्श रेखाएं हैं और ओए और ओबी क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। और आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ओबी त्रिज्या, पीबी स्पर्श रेखा, तो ये वाला एंगल भी कितना? 90 डिग्री। ठीक, इतना लिख लीजिए। लिखेंगे क्योंकि OA व OB त्रिज्याएं तथा PA व PB स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए OA लंब PA और OB लंब PB। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एंगल A इज इक्वल टू 90 और एंगल B इज इक्वल टू ऑल्सो 90। ये दोनों 90-90 के हो गए। ठीक है, चलिए ठीक। उसके बाद दिया है कुछ आपको, क्या दिया है? कोण APB का मान दे रखा है, कितना? 50 डिग्री। देखिए APB पूरा नाम लिखा गया है, तो फिर A और B जहां पर लिखा है यहां पर भी आप पूरा ही नाम लिख लीजिए। एंगल A के लिए क्या लिखेंगे? OAP। और एंगल B के लिए क्या लिखेंगे? OBP। ठीक है, तो एक कोण आपको ये मालूम, एक ये मालूम, एक ये दे रखा है, और इसको पूरी चित्र को देखें तो ये पूरा क्या है? चतुर्भुज है। OAPB एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। 3 मालूम है, चौथा निकालना है, तो आसानी से अब निकल आएगा। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज OAPB में क्या होगा? सारे एंगल्स को जोड़िए। एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB।
इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। चारों कोणों को अगर आप जोड़ दें 360 वैल्यू होगी। जिनकी जिनकी वैल्यूज आपको मालूम है, जिनके मान पता है, वो मान आप रख दीजिए। OAP और OBP 90-90 है, तो ये आपका 90 हुआ, ये 90 हुआ, इसकी वैल्यू आपको 50 दे रखी है, ये आपको निकालना है। एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस, इनको जोड़ दीजिए, ये 180 हो गया, और 180 में 50 और जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। 230 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल AOB बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। जो आपको निकालना था, जिस कोण का मान निकालना था, वो कोण आपका निकल आया। नोट कर लीजिए फटाफट। अगला सवाल देखें। चलिए देखिए, सब ओरल क्वेश्चंस हैं, मैं चीजें आपको बता चुका हूं। यहां पे कहा गया दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अंतः स्पर्श करते हैं यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। केंद्र, छोटे वृत्त का केंद्र ये है और बड़े वृत्त का केंद्र ये है। इनके बीच की दूरी है कितनी 2 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको दो वृत्त एक दूसरे के साथ कैसे कैसे बिहेव कर सकते हैं, कैसे कैसे रह सकते हैं, इस पर बहुत डिटेल्ड बात समझाई थी कि दो वृत्त एक दूसरे को अगर स्पर्श करेंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं। अंतः स्पर्श कर सकते हैं, बाह्यतः स्पर्श कर सकते हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, और दूर रहेंगे तो क्या स्थिति होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को कभी भी अंतः स्पर्श करेंगे तो उनके उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर जो होगा वो उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। त्रिज्याओं का अंतर केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, इंटरनली टच करते हैं, यानी कि इस तरीके के, तो उनकी त्रिज्याओं का डिफरेंस जो होगा वो उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। R1 डिफरेंस R2, बड़े में से छोटा घटाया जाएगा। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा D क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्रों के बीच की दूरी। अगर अंतः स्पर्श करेंगे तो त्रिज्याओं का अंतर उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर बहुत डिटेल्ड मैंने आपको समझाया था जब वृत्तों का स्पर्श करना मैंने आपको पढ़ाया था। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D होता है, क्यों होता है, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूं। तो यहां पर फिलहाल हम फॉर्मूला यूज करेंगे अंतः स्पर्श की कंडीशन के लिए R1 माइनस R2। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हों तो बाह्यतः स्पर्श करने की स्थिति में उनकी त्रिज्याओं का योग जो होगा वो उनके केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर होगा। अगर अंदर से स्पर्श करेंगे तो R1 माइनस R2 D के बराबर होगा, और अगर बाहर से स्पर्श करेंगे तो R1 प्लस R2 जो होगा वो D के बराबर होगा। ठीक, ये बात मैंने बताई थी। तो क्योंकि यहां पर अंदर से स्पर्श कर रहे हैं इसलिए R1 माइनस R2 इज इक्वल टू D, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले का यूज करके जो भी आपको जवाब चाहिए वो मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे। सबसे पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसको आप क्या मान लीजिए R2, छोटे वृत्त की त्रिज्या R2 मानेंगे आप हमेशा। और केंद्रों के बीच की दूरी भी दे रखी है, दो सेंटीमीटर। इसको आप क्या मानेंगे D। बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो मान लीजिए, माना
बड़े वृत्त की त्रिज्या r1 है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं, इसलिए क्या होगा, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख दीजिए ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला होता है त्रिज्याओं का अंतर, डिफरेंसेस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू बराबर केंद्रों के बीच की दूरी। त्रिज्याओं का अंतर दैट इज r1 माइनस r2, केंद्रों के बीच की दूरी दैट इज d। वैल्यू रखिए, r1 आपको निकालना है, r2 आपको 3 दे रखा है और d आपको 2 दे रखा है, यानी कितना आ गया, r1 इक्वल टू 3 उधर जाएगा 5। बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आसान था। ओरली आंसर आप इसका निकाल सकते हैं, लेकिन इतना आपको लिखना आपकी मजबूरी है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर अगला सवाल लगाया जाए। चलें अगले पे। अगला क्वेश्चन बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, आसान, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए देखें। दिए गए चित्र में वाह स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं PDC और PEF खींची गई हैं, जो वृत्तों को क्रमशः DC और E व F पर काटती हैं, या काटती हैं कहा गया है लेकिन स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि DC इज इक्वल टू EF, DC इज इक्वल टू EF, ये हमको प्रूफ करना है। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को वाह्यतः स्पर्श करते हैं। उसके बाद एक पॉइंट P है, P से दो रेखाएं इस तरीके से खींची गई हैं कि वो दोनों रेखाएं दोनों वृत्तों को की स्पर्श रेखा है। पहली रेखा PDC है, PDC का मतलब यह है कि पहले वृत्त को D पर टच करती है, दूसरे वृत्त को C पर टच करती है। दूसरी रेखा PEF है, पहले वृत्त को E पर स्पर्श करती है, दूसरी वृत्त को F पर स्पर्श करती है। तो ऐसी कंडीशन में DC और EF ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। बड़ा ही आसान सा प्रूफ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम छोटे वृत्त को देखेंगे, बड़े वाले वृत्त पर ध्यान नहीं देंगे। पहले बड़े वाले वृत्त को गायब कर दीजिए, छोटे वाले वृत्त को अगर देखें तो देखिए छोटे वाले वृत्त पर P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, PD और PE। अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। छोटे वाले वृत्त की अगर बात करें तो छोटे वाले वृत्त पर बाहर स्थित किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PD और PE खींची गई हैं, और आप जानते हैं किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं अगर खींची जाएं तो दोनों लंबाई में हमेशा बराबर होती हैं। इसका मतलब PD और PE जो होगा वो हमेशा वो बराबर होंगी, स्पर्श रेखाएं हैं क्योंकि। क्या लिखेंगे, छोटे वृत्त पर बाहर स्थित एक बिंदु P से क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं PD व PE खींची गई हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों स्पर्श रेखाएं PD और PE जो होंगी वो लंबाई में बराबर होंगी।
ठीक, अब जरा यही कहानी आप बड़े वाले वृत्त के लिए देखिए। बड़े वाले, अब छोटे वाले वृत्त को थोड़ी देर के लिए गायब कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। बड़े वाले वृत्त का के लिए अगर केवल इस फिगर को देखें तो बड़े वृत्त के बाहर कोई पॉइंट P स्थित है और इस पॉइंट P से इस बड़े वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PC खींची गई है। क्या खींची गई है भाई? P से खींची गई है और C पर स्पर्श करती है। तो बड़े वाले वृत्त की स्पर्श रेखा की बात अगर करेंगे तो इसका नाम होगा PC, और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा की बात करेंगे A। बड़े वाले वृत्त पर जो दूसरी स्पर्श रेखा उसकी बात करेंगे तो क्या होगी? PF, F पर स्पर्श करती है। क्योंकि बड़े वाले वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PC और PF खींची गई हैं, इसलिए PC की लंबाई और PF की लंबाई आपस में क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे इसी प्रकार, अब ये पूरी लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार बड़े वृत्त के लिए PC व PF स्पर्शियां हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? PC इक्वल टू PF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अब अगर ध्यान देंगे तो PC बराबर PF आपने लिखा। अच्छा, PC बराबर PF को क्या लिख सकते हैं? देखिए PC को आप क्या लिख सकते हैं? P से लेकर C तक की जो लाइन है इसको दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं, PD प्लस DC लिख सकते हैं। तो PC को हम क्या लिख देंगे? PD प्लस DC, और PF को क्या लिखेंगे? PE प्लस EF हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन एक कहता है कि PD बराबर PE है, तो यानी PD की जगह पर हम PE यूज कर सकते हैं। तो PD की जगह क्या लिख लेंगे? PE, और प्लस DC बना रहने देंगे, ये PE बना रहेगा और ये EF बना रहेगा। और यहां आप इंडिकेट कर देंगे क्योंकि PD बराबर PE, आप समीकरण एक में PD बराबर PE कर चुके हैं, तो PD की जगह हमने PE रख दिया। ठीक है, PE से PE कैंसिल हो गया, क्या आया? DC इक्वल टू EF। देखिए DC इक्वल टू EF, यही प्रूव करना था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है ये सवाल। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको भी फटाफट से, फिर देखें अगला सवाल बताने का टाइम बचा है कि नहीं। क्वेश्चन क्या अगला आएगा देख लिया जाएगा, कर सकते हैं अगला सवाल भी। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग अगला सवाल करें। एक और कर लीजिए, फिर उसके बाद क्लास को बंद किया जाए। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में केंद्र का बार बार O गायब हो जाता है। दिए गए चित्र में O केंद्र का एक वृत्त चतुर्भुज ABCD को आंतरिक रूप से बिंदु P, Q, R व S पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। आसान सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी। एक चतुर्भुज ABCD है, इस चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ये वृत्त इस चतुर्भुज की भुजाओं को क्रमशः P, Q, R व S पर स्पर्श करता है। तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ठीक, तो आइए देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा ही आसान सा प्रूफ है इसका भी। एक बार मैं आपको समझा दूंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट उधर लिख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बिंदु A को देखिए और वृत्त को देखिए। बस इस दिए गए वृत्त पर बिंदु A से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही, देखिए एक AP और एक AS। ठीक है,
एपी और एएस। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए से जो एपी स्पर्श रेखा खींची गई है और ए से जो एएस स्पर्श रेखा खींची गई है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, कह सकते हैं। उसके बाद बिंदु बी से बीपी एक टेंजेंट लाइन खींची गई है और बिंदु बी से बीक्यू एक टेंजेंट लाइन खींची गई है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। उसके बाद डी से सी से सीक्यू एक टेंजेंट लाइन खींची गई है और सीआर एक टेंजेंट लाइन खींची गई। भाई सी से वृत्त पर सीक्यू स्पर्श रेखा और सीआर स्पर्श रेखा खींची गई, तो एक बिंदु से वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो सीक्यू और सीआर बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि अब आप लगातार यूज करते चले आ रहे हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बता दे रहा हूं। और इसी तरीके से बिंदु डी से दिए गए वृत्त पर एक स्पर्श रेखा डीएस खींची गई है और दूसरी स्पर्श रेखा डीआर खींची गई, तो डीएस और डीआर भी बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ में आई? तो बस एक बार इसकी लैंग्वेज को लिखेंगे कि क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु ए से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एएस और एपी खींची गई हैं, इसलिए एपी बराबर एएस होगा। ठीक, इसी प्रकार बी से स्पर्शी बीपी और बीक्यू हैं, सी से स्पर्शी सीक्यू और सीआर हैं और डी से स्पर्शी डीआर और डीएस हैं, इसलिए बीपी बराबर बीक्यू, सीक्यू बराबर सीआर और डीआर बराबर डीएस। ये एक बार में हम पूरा लिख लेंगे। ठीक, चलिए आइए लिखेंगे या एक उसमें भी लिख सकते हैं आप, बिंदु ए बी सी से बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी व डी से, ए बी सी व डी से नहीं, एक से लिखिए पहले। बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एपी व एएस खींची गई हैं, इसलिए एपी बराबर एएस, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब जैसे आपने ए से दिखाया है इसी प्रकार सबका एक साथ लिख लेंगे। इसी प्रकार बी सी व डी से वृत्त पर स्पर्शियां क्रमशः, सबसे पहले बी की लिखेंगे। बी से कौन कौन सी हैं? बीपी और बीक्यू, क्रमशः बीपी व बीक्यू बीपी व बीक्यू, सीक्यू व सीआर तथा डीआर व डीएस हैं। इसलिए वो ये भी आपस में बराबर होंगी, तो ये भी जब आपस में बराबर होंगी तो बीपी बराबर होगा बीक्यू के, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे एपी प्लस बीक्यू प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर बराबर होगा सीक्यू के और डीआर बराबर होगा डीएस के। ठीक,
बीपी बीक्यू बराबर, सीआर सीक्यू बराबर और डीआर डीएस बराबर। यहां तक बात समझ में आई? ये आसान सी बात थी, क्योंकि ए से दो टेंजेंट लाइंस खींची गई हैं तो वो आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी और ये दोनों आपस में बराबर होंगी। तो वही हमने लिख लिया। 4 इक्वेशंस बन गए, चारों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं, समझना चाहें। आपको प्रूफ में ए बी लाना है और आपके पास देखिए एक समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड एपी है, दूसरे का बीपी है। एपी है और बीपी है, और अगर एपी और बीपी को जोड़ दीजिए तो एबी बन जाएगा। तो इसका मतलब ए बी लाने के लिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से सी डी आपको लाना है। सी डी कैसे आएगा? सी आर और डी आर को जोड़ दीजिए। तो सी आर और डी आर को जोड़ने के लिए 3 और 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो सी डी आ जाएगा। 1 और 2 को जोड़कर ए बी आ जाएगा, 3 और 4 को जोड़कर सी डी आ जाएगा, और ए बी और सी डी को भी जोड़ना है तो उन समीकरणों को भी जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे? सबको एक साथ जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक, ध्यान दीजिएगा जरा। एपी प्लस बीपी अगर मिलेंगे, एपी और बीपी मिलेंगे तो एबी बन जाएगा। सीआर और डीआर अगर मिल जाएंगे, सीआर और डीआर मिल जाएंगे तो सीडी बन जाएगा। एएस और बीक्यू नहीं मिल सकते हैं, एएस और बीक्यू नहीं मिलेंगे तो एएस किसके साथ मिल सकता है? एएस और डीएस मिल सकते हैं। तो एएस और डीएस को एक जगह कर लीजिए। तो ये आपका एएस लिखा रहा और प्लस ये डीएस लिख लीजिए इसके साथ, और बीक्यू और सीक्यू को एक साथ कर लीजिए। एएस और डीएस क्या हो जाएंगे? एएस प्लस डीएस हो जाएगा एडी, और बीक्यू और सीक्यू क्या हो जाएगा? बीसी। और ये बराबर किसके हैं? ए बी प्लस सी डी के। ये आपको प्रूफ करना था ए बी प्लस बी सी के। यही देखिए आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर देखें अगला सवाल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे, अब अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस सवाल और इस जैसे और भी सवालों को आप लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अभी थोड़े से सवाल और आपके वृत्त में बचे हैं, बस 2-3-4 क्लासेस और होंगी। 3-4 क्लासेस में बस आपका सर्कल समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। नए सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।